हेलो एवरीवन। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर 12 के ऊपर। सेक्शन 12 बात करते हैं कि कौन से ऐसी जगहें हैं सीबीसी में जहां पे फर्दर सूट फाइल करने के ऊपर ही बार है। सेक्शन 11 में आपको मैंने बताया था कि ट्रायल इज बार्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नॉट बार्ड। ओके, मतलब अगर कोई पार्टी कोर्ट के नॉलेज में लेके आ जाएगी कि ये सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तब जो कोर्ट है वो उस सूट में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाएगा। ओके, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, सूट को आप इंस्टीट्यूट करवा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं सीपीसी में जहां पे सेकंड सूट जो है वो इंस्टीट्यूट ही नहीं हो सकता। ओके, वो कौन से प्रोविजंस हैं? वो प्रोविजंस हैं हमारे, आई जस्ट लेट यू नो द लिस्ट। सेक्शन 21A, आप इसको नोट डाउन कर लो। ऑर्डर 23 रूल 3A, सेक्शन 144 क्लॉज 2, ऑर्डर 11 रूल 21 क्लॉज 2, ऑर्डर 22 रूल 9 एंड ऑर्डर 23 रूल 1 का क्लॉज 4। तो ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ प्रोविजंस हैं जहां पे सूट आप सेकंड इंस्टीट्यूट करवा ही नहीं सकते। ओके, तो यही चीज हमको इसमें समझनी है बस। सेक्शन 12 इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। ये बोलता है कि फॉरेन जजमेंट जो है कब कब कंक्लूसिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सूट है ए वर्सेस भी बहुत हो गया। अब हम लाते हैं मैरी वर्सेस हैरी। एक मैरी वर्सेस हैरी का केस है, ये लंदन की कोर्ट में डिसाइड हो चुका है। ओके, अब इस केस में क्या होता है, हैरी के फेवर में डिसीजन आता है एंड मैरी जो है वो अब हैरी के खिलाफ सेम सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सूट दिल्ली में फाइल कर देती है दोबारा से। अब जो लंदन की कोर्ट ने ऑलरेडी केस को डिसाइड कर चुकी है, जो लंदन की कोर्ट, क्या हम ये मानेंगे कि दिल्ली का कोर्ट अब इस केस को नहीं सुन सकता? सेक्शन 13 ये बोलता है कि हाँ, दिल्ली का कोर्ट अब इस केस को नहीं सुन सकता है बिकॉज दिस केस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द लंदन कोर्ट। तो फॉरेन कोर्ट्स के ऊपर भी रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो लगेगा। एग्जैक्टली रेस जुडिकाटा वर्ड्स आप यूज नहीं करोगे, बट हाँ, स्पिरिट ऑफ रेस जुडिकाटा इज हियर। सेक्शन 13 को हम ये नहीं बोलते कि रेस जुडिकाटा का पार्ट है, हम ये बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ रेस जुडिकाटा इज देयर इन सेक्शन नंबर 13 एज वेल। ओके, तो यहाँ पे दिल्ली में ये वाला केस जो है वो चालू नहीं हो सकता, लेकिन यस, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस हैं जहां पे दिल्ली में ये केस दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। जनरल रूल इज कि स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेक्शन 13 में आप पढ़ोगे जनरल रूल यही है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। जब जब उन एक्सेप्शंस का अगर आप उनको फुलफिल करते हो, देन दिल्ली में भी सूट फाइल हो सकता है। ओके, वो हम पढ़ते हैं अभी। तो यही चीज सेक्शन नंबर 13 में हमको समझनी है बस। ओके, देखो इसमें ये चीज बोली गई है, अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, यानी कि जो एक फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव मानी जाएगी। जो ये लंदन में केस डिसाइड हो चुका है वो हम मान लेंगे कि हाँ, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इट विल बी कंक्लूसिव। इसके ऊपर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो डिसीजन वॉइड था, या आप नहीं बोल सकते हो अगर आपके पास ये स्पेसिफिक ग्राउंड्स आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। ए टू एफ में कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो ये माना जाएगा कि लंदन की कोर्ट का जो डिसीजन है वो वैलिड है, कंक्लूसिव है। अब हमें डिसीजन, अभी ए टू एफ हम पढ़ते हैं, जहां जहां पे वो लंदन का जो कोर्ट है उसका जो डिसीजन है वो हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। फेयर इट हैज नॉट बी प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुरिसडिक्शन, यानी कि अगर जो ये लंदन का कोर्ट है हमारा, जो ये लंदन का कोर्ट है हमारा, ये कंपीटेंट ही नहीं था, इसके पास पावर ही नहीं थी इस केस को सुनने की, इन दैट केस हम ये मान लेंगे कि वो जो डिसीजन है इसका वो वैलिड नहीं है। बी, वेयर इट हैज नॉट बी गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, यानी कि अगर सपोज ये मैरी वर्सेस हैरी का जो केस है, ये पहली हियरिंग भी कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया बिकॉज प्लेंटिफ जो है इस केस में वो आई नहीं थी, पहली हियरिंग के दौरान वो आई नहीं थी, तो केस जो है वो डिसमिस हो गया। यहाँ पे मेरिट्स की बात तो हुई नहीं, मेरिट्स की बात अभी हुई नहीं, तो
तो इसलिए ये जो डिसीजन है यहाँ पे वो ये नहीं हो सकता कि दिल्ली में भी सेम केस चालू नहीं होगा। दिल्ली में अभी केस चालू हो सकता है बिकॉज लंदन पे मेरिट्स के ऊपर डिसीजन नहीं आया था, पहली हियरिंग में जो केस है वो डिसमिस हो गया था। सी है, इसका सी ये बोलता है कि अगर इंटरनेशनल लॉ का गलत तरीके से एप्लीकेशन किया हो लंदन की कोर्ट ने, अगर लंदन की कोर्ट ने यहाँ पे गलत तरीके से इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई किया हो या फिर इंडियन लॉ को, अगर सपोज पैरी वर्सेस हैरी में कोई इंडियन लॉ पे एप्लीकेबल हो रहा था उसको गलत तरीके से लंदन की कोर्ट ने अगर अप्लाई किया है, उस केस में भी जो लंदन की कोर्ट का डिसीजन है वो हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे एंड सेम मैटर के ऊपर दिल्ली में भी सूट फाइल हो सकता है या दिल्ली की यहाँ कोई और इंडियन स्टेट में भी सूट फाइल हो सकता है। इसका डी ये बोलते हैं where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, यानी कि यहाँ पे इस वाले सूट में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है। राइट टू फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, राइट टू बी हर्ड नहीं हुआ था। मतलब क्या मैरी को अपनी बात रखने का ढंग से मौका नहीं मिला था या फिर हैरी को अपनी बात रखने का ढंग से मौका नहीं मिला था। अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है देन ऑल्सो ये केस दोबारा से दिल्ली में चालू हो सकता है। ई वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो अगर इस केस में जो डिसीजन है वो फ्रॉड के थ्रू, लंदन वाले केस में जो डिसीजन है वो फ्रॉड के थ्रू आया था, उस केस में भी वो जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। F where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India, अगर ये जो मैटर है मैरी वर्सेस हैरी का ये इंडियन लॉ के वायलेशन के लिए भी, इंडियन लॉ के किसी वायलेशन के लिए भी इसमें कुछ टच अपॉन होता है कोई मैटर, सपोज सीआरपीसी से कोई रिलेटेड मैटर है या फिर हिंदू लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है, उस केस में इंडिया का कोर्ट जो है इस केस को सुन सकता है। ओके, बिकॉज क्या पता लंदन की कोर्ट ने हिंदू लॉ का जो मैटर था वो अच्छे से सुना ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं थी उस केस को सुनने के लिए। हिंदू लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सुनने की नॉलेज ही नहीं थी लंदन की कोर्ट के पास। तो इस केस में इंडिया में वही सेम मैटर को उस लिमिटेड ग्राउंड्स पे सुना जा सकता है कि यहाँ पे हमको हिंदू लॉ के इस पर्टिकुलर केस के बारे में डिसीजन चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज व्हाई वी वांट अ डिसीजन। तो ये चीज हो सकती है। तो यही हमारा रूल नंबर सेक्शन नंबर 13 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन 14 पे, इसको हम रीड करते हैं। The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certifying copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction। यानी कि जब आप उस कोर्ट की डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी लेके आओगे, लंदन वाली कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आप लेके आओगे तो ये माना जाएगा कि लंदन की कोर्ट जो थी वो कंपीटेंट थी। ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा दैट लंदन कोर्ट वाज कंपीटेंट टू गिव दैट डिसीजन। ओके, तो ये चीज एक प्रिजम्पशन हम रेज करें सेक्शन नंबर 14 में। हाँ, लेकिन इस प्रिजम्पशन को आप डिनाई कर सकते हो, इसको रिफ्यूट कर सकते हो। ओके, इस प्रिजम्पशन को रिफ्यूट किया जा सकता है और यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि वो जो लंदन की कोर्ट है वो उसके पास कंपीटेंट जुरिसडिक्शन नहीं थी, इस चीज को आप आगे जाके रिफ्यूट कर सकते हो। बट यस, कोर्ट ये चीज पहले मान के चलेगा कि हाँ उसके पास थी, अब उस चीज को आपको रिफ्यूट करना पड़ेगा केस के अंदर अपने। तो सेक्शन नंबर 14 यही बोलते हैं। अब हम आते हैं प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में। सेक्शन 15 बात करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग की। अब सेक्शन 15 ये बोलता है कि I'll just write it down to explain you। सेक्शन 15 बात करते हैं पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में। यानी कि अगर दिल्ली में मान लेते हैं एक सिविल कोर्ट है, ये 50 लाख तक के केस को सुन सकता है। इसके बाद सिविल कोर्ट 2 एक, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सिविल कोर्ट 1 है, इसके 50 लाख तक की है सुनने की पावर। सिविल कोर्ट 2 की पावर है 50 लाख से 1 करोड़ तक के केस को सुनने की, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के केस को सुनने की पावर है। एंड हाई कोर्ट की पावर है सपोज 1 करोड़ से ऊपर के केसेस को सुनने की।
इस केस में अगर एक सपोज ए वर्सेस बी का केस है, जो 15 लाख जिसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए की, जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर आप केस फाइल कर रहे हो 15 लाख के ऊपर, सपोज बी ने ए को 15 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने सूट फाइल कर दिया। तो अब ये केस जो है ये कहां पे आप फाइल करोगे? जस्ट यूज एन, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये केस कौन से कोर्ट में फाइल होगा। अभी जो केस है ना हमारा, ये होगा सिविल कोर्ट 1 में फाइल। सिविल कोर्ट 1 में फाइल होगा क्योंकि उसके 50 लाख तक के सुनने की पावर है। अब यहाँ पे ए अगर जाके हाई कोर्ट में केस को फाइल कर दे तो क्या ये वैलिड होगा? ए जो है ये चीज नहीं कर सकता है, बिकॉज सिविल कोर्ट 1 50 लाख तक के जब केस सुन सकता है तो वहां पे फाइल करो। तो ये चीज बोलते सेक्शन नंबर 15 कि लोवेस्ट कोर्ट जो है, यहाँ पे लोवेस्ट कोर्ट कौन सा है? कोर्ट 1। लोवेस्ट कोर्ट पेक्यूनियरी लिमिट जो रखता है सुनने की यहाँ पे कोर्ट 1 है, एंड लोवेस्ट कोर्ट विल हियर दिस केस। आप हाई कोर्ट में जाके केस को फाइल नहीं करोगे। तो इसको हम रीड करते हैं सेक्शन 15 को। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई इट। लोवेस्ट ग्रेड कंपीटेंट टू ट्राई हमारे एग्जांपल में कौन सा है? कोर्ट 1, एंड आप कोर्ट 1 में केस को फाइल करोगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 16 पे। ये बोलते हैं कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, उस केस में आप केस को कहां फाइल करोगे? जनरली आपको बता दूं, इसमें यह बोला गया है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहीं पे केस को आप फाइल करोगे। नॉर्मली एक बेसिक रूल है दैट वेयर एवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, लैंड, घर, कुछ भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे वो लोकेटेड है उधर ही आप केस को फाइल करोगे। ओके, अब ये चीज हमको देखनी है। इसका अलग अलग ए से लेके एफ तक अलग अलग सिचुएशंस हैं, वो हम रीड कर लेते हैं एक बार। Subject to pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits for the recovery of immovable property with or without rent or profits। यानी कि अगर एक सूट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है रिकवरी ऑफ रेंट के लिए, ओके, अगर लैंडलॉर्ड को एक टेनेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है कि मेरे को रेंट नहीं दे रहा है ये, तो ये सूट कहाँ फाइल करेगा? लैंडलॉर्ड सूट वहीं फाइल करेगा जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब नीचे जाके देखोगे ना, इसमें ये लिखा हुआ है, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। तो जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है रेंट वाली, उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आप केस को फाइल करोगे। बी, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है, उस केस में केस कहां फाइल होगा? जहां पे वो प्रॉपर्टी है उस कोर्ट के उसी जुरिस्डिक्शन में केस को फाइल किया जाएगा। सपोज प्रॉपर्टी जो आपको पार्टीशन करानी है वो पीतमपुरा में है, पीतमपुरा में है वो प्रॉपर्टी, तो केस जो है वो भी पीतमपुरा में फाइल होगा। पार्टीशन कराना आपको इस प्रॉपर्टी का पीतमपुरा वाली, देन पीतमपुरा के कोर्ट में वो पार्टीशन का सूट आएगा। सी, for foreclosure, sale or redemption in the case of a mortgage or for charge upon immovable property। अगर आपको एक प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कराना है, सेल करानी है उसकी, या उसका रिडेम्पशन कराना है आपको, ये टीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं, फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, हम उसको तब टीपी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चीज करानी है प्रॉपर्टी की सेल वगैरह, देन सूट फाइल करवाना आपको इसके रिगार्डिंग, तो वहीं पे होगी सूट फाइल जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। डी, और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर सपोज पीतमपुरा वाला प्रॉपर्टी जो है इसके रिगार्डिंग किसी और इंटरेस्ट को आपको डिटरमाइन करवाना है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो भी आप यहीं पे सूट फाइल करोगे जहां पे प्रॉपर्टी है। ई इसका बोलता है फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सपोज इसी प्रॉपर्टी को आपने इसके ऊपर किसी ने इसको खराब कर दिया, इसको तोड़ दिया, इसका एक सपोज दीवार गिरा दी इस प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे सूट कहाँ फाइल होगा? सूट यहाँ पे वहीं फाइल होगा जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है।
अब हम आते हैं एफ पे ऊपर, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंड और अटैचमेंट। यहाँ पे एक स्पेसिफिक यही सेक्शन 16 का ये जो एफ एफ पार्ट है ना, सेक्शन 16 का जो एफ पार्ट है, ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है 16 का जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो वो है सेक्शन 16F। ओके, तो ये बोलता है कि अगर आपको एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अटैच हो रखी है, फॉर एग्जांपल सपोज एक गाड़ी को अटैच कर लिया गया है, तो उसको रिकवर कराना है, जो उसका मालिक है गाड़ी का, उसको वो गाड़ी वापस चाहिए अगर, तो वो सूट कहाँ फाइल करेगा? वो वहीं सूट फाइल करेगा जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो जहाँ वो गाड़ी है उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो केस को फाइल करेगा। तो हमको इसमें बस यही चीज को समझना है। अब इसका प्रोवाइजो भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे कंपनसेशन आप क्लेम कर रहे हो फॉर डैमेज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल डैमेज टू, या फिर आप ऐसा कोई केस है जहाँ पे ट्रेसपास हो गया, यहाँ पे कि सपोज पीतम्बर अवेयर प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक पर्सन है ए, वो घुस जाता है विदाउट परमिशन, ट्रेसपास कर देता है। यहाँ पे जो केस है, आप जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है पीतमपुरा, वहां पे भी केस को फाइल कर सकते हो अगेंस्ट ए, और जहाँ ए रिसाइड करता है या अपना काम करता है वहां पे भी आप इस केस को फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे दो जगह आप फाइल कर सकते हो, एक तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे, एंड सेकेंडली वेयर डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो जहां पे कंपनसेशन से रिलेटेड कोई बात है। ओके, तो यही चीज हमको इसमें समझनी है बस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 के ऊपर। ये सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो आधी एक जगह पे है, आधी दूसरी जगह में, या फिर सपोज ए ने फाइल करना है सूट पार्टीशन का, ए वांट्स टू फाइल अ सूट ऑफ अभी जो प्रॉपर्टीज जिनके पार्टीशन करवाना चाहता है ये एक अलग अलग जगहों पे है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक है कानपुर में। तीन जगह पे प्रॉपर्टीज का पार्टीशन करवाना है एक को। तो अब जो ये सूट है, ये दिल्ली मुंबई कानपुर कहीं भी सूट फाइल कर सकता है। तो अगर सपोज मुंबई में सूट फाइल करता है ए, तो मुंबई जो है वो दिल्ली और कानपुर के प्रॉपर्टी का इकट्ठे पूरा का पूरा पार्टीशन वो इकट्ठे कर सकता है मुंबई का कोर्ट। हालांकि मुंबई की कोर्ट के पास इस केस को सुनने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। सपोज दिल्ली का कोर्ट, जो दिल्ली की प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू है 50 लाख। ओके, मुंबई की कोर्ट है, जो मुंबई की प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू है 70 लाख, और जो कानपुर की प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू है 30 लाख। तो जो मुंबई का कोर्ट जहां पे केस फाइल किया है ने, उसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कितनी होनी चाहिए? मुंबई की कोर्ट की जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 70 लाख प्लस 50 लाख प्लस 30 लाख, यानी कि 1,50,00,000 तक के केस को सुनने की उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तभी मुंबई की केस में ये फाइल होगा। ओके, तो ये चीज हमको बस समझनी है इसमें। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर। ये बात करते हैं प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। यानी कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, सपोज प्रॉपर्टी ए है, ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे लाई करती है। अब पता नहीं है कि ये उत्तराखंड में जाएगी प्रॉपर्टी या फिर उत्तर प्रदेश में जाएगी। यहाँ पे यूपी और उत्तराखंड किसी में से कोई भी कोर्ट जो है वो केस को सुन सकता है, अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा, और वो ये अपना डिसीजन देगा बेसिकली पहले कि मेरे को क्यों लगता है कि ये यहाँ पे सुना जाना चाहिए। ओके, वो ये भी रिकॉर्ड करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर ए, इट्स अनसर्टन,
कि ये यूपी में लाई करती है या फिर उत्तराखंड में लाई करती है, वो चीज को रिकॉर्ड करेगा एंड उसके बाद कोई भी यूपी और उत्तराखंड का केस इस केस को सुन सकता है। सपोज यूपी का केस ने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ यहाँ पे अनसर्टन है ये प्रॉपर्टी कहाँ लाई करती है, बट सुनना तो पड़ेगा इस केस को, तो मैं यूपी का जो कोर्ट है वो इस केस को सुनना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे यूपी का कोर्ट इसको सुन सकता है और जो भी डिक्री आएगी इस केस में वो वैलिड होगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी तो इसलिए जो डिसीजन आएगा यहाँ पे वो इनवैलिड, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। यूपी का कोर्ट जो है यहाँ पे केस को सुनेगा एंड डिसीजन देगा वो वैलिड होगा। ओके हाँ, लेकिन अगर जो यूपी का कोर्ट है ये इस केस के खिलाफ अगर सपोज अपील फाइल हो जाती है एंड उसमें ये बोला जाता है कि यूपी की कोर्ट के पास तो ये कॉम्पिटेंसी थी नहीं, उसने फालतू में केस को सुन लिया, और एपेलेट कोर्ट जो है जिस कोर्ट में अपील गई है वो कोर्ट अगर ये मान लेता है कि हाँ यहाँ पे तो कोई अनसर्टेनिटी थी नहीं, ये क्लियर था यहाँ पे कि उत्तराखंड की केस की यहाँ पे जुरिसडिक्शन थी, यूपी केस ने बेफालतू में सुन लिया इसको, और इस केस में अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है यूपी की कोर्ट के सुनने की वजह से, तो फिर जो यूपी की कोर्ट की जो डिसीजन है उसको आप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। ओके सो अगर एपेलेट कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी नहीं, उत्तराखंड की ही पावर थी यहाँ पे सुनने की, उस केस में यूपी की जो कोर्ट है उसका जो डिसीजन है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो सकता है। ओके तो आपको दो चीजें प्रूफ करनी है टू डिक्लेयर दिस जजमेंट इनवैलिड। फर्स्ट दैट एक फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस मतलब यूपी की कोर्ट ने केस को सुना है उसके वजह से एक फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। और सेकेंडली यू हैव टू प्रूव कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी, ये तो चीजें आपने प्रूव कर दी, तब यूपी की कोर्ट का जो डिसीजन है वो जो है वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। तो यही चीज हमको समझनी है सेक्शन नंबर 18 में।